नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 12 विषय भूगोल का अपने अध्याय नंबर 6 जल संसाधन के बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। ये जो अपना पाठ है वो 5.5 नंबर का पाठ आएगा अपने बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर, जो अजमेर बोर्ड के द्वारा ब्लूप्रिंट जारी किया गया है उसके अनुसार पाठ है अपना जल संसाधन। तो सबसे पहले बात अपने को पता होनी चाहिए कि जल संसाधन होता क्या है। तो जो भी अपने पृथ्वी के ऊपर या पृथ्वी के नीचे जल के जो भी भंडार अपने देखते हैं, उन समस्त भंडारों को जल संसाधन कहते हैं। चाहे वो अपने भूमि के ऊपर वो कुएं हैं, भूमि के ऊपर तालाब हैं, नदियां हैं, महासागर हैं, भूमि के अंदर अगर अपने बात करें भौमजल है, भौमजल स्तर बोलते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं, जल संसाधन हैं। अब इन्हीं से संबंधित अपने पाठ है कि जल संसाधन है, धरातलीय जल कौन सा होता है, भौमजल कौन सा होता है, जल की मांग कैसे होती है, इसका उपयोग कैसे होता है, उसके बाद जल की जो संभावित समस्याएं कौन कौन सी हैं, जल की जो शुद्धता होती है या गुणवत्ता होती है वो क्या है, जल की जो गुणवत्ता के अंदर कमी किस प्रकार से आ रही है, उसका अंदर ह्रास कैसे हो रहा है, जल को अपने किस तरीके से संरक्षण कर सकते हैं, उनका प्रबंधन कैसे करते हैं, जल प्रदूषण का निवारण किस तरीके से हो सकता है, और जल का पुण्य चक्रण या पुण्य उपयोग अपने किस तरीके से कर सकते हैं। तो इन्हीं के बारे में अपने को नॉलेज तो है कि धरातलीय जल मतलब जो धरातल के ऊपर होता है, जैसे नदियाँ, झीलें, तालाब, ये सारे के सारे जो आ जाएंगे धरातलीय जल होता है। भौमजल का मतलब जो भूमि के अंदर का जल होता है वो भौमजल कहलाता है, यानी कि जो भूमि के अंदर है, जिसमें सारे के सारे छिद्रित होते हैं स्थान या दरारें जो होती हैं पूर्णतः जल से भरी होती हैं, वो भौमजल हो जाएगा। उसके बाद बात करें कि जल की मांग या उपयोग है, तो जो इसकी जल की मांग की बात करें या उपयोग की बात करें तो वो अपने घरेलू कार्यों के अंदर, कृषि के अंदर, बड़े बड़े उद्योगों के अंदर, तो इसकी जो है वो मांग या उपयोग इसका होता है, सिंचाई के लिए है जैसे। उसके बाद संभावित समस्याएं क्या हैं जल की, तो जल की ये समस्या है कि जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है और जल संसाधन के जो भंडार हैं वो कम होते जा रहे हैं, वो सीमित हैं। तो ये इसकी संभावित जल समस्या हो जाएगी। जल के गुणों में ह्रास कैसे हो रहा है, इसमें कमी कैसे हो रही है जल के गुणों में, यानी कि गुणवत्ता जो जल की है वो कैसे कमी हो रही है। तो उसके अंदर भी विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव जल के अंदर मिले होते हैं, विभिन्न रसायन उद्योगों से, फैक्ट्रियों से निकलकर नदियों के अंदर मिल जाते हैं, जिसके कारण जल की जो गुणवत्ता है, जल की जो शुद्धता है वो लगातार कम हो रही है। जल का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, उसकी प्रबंधन अपने किस प्रकार से कर सकते हैं, तो ये अपने को सभी को पता है कि जल एक अपना जीवनदायिनी की तरह है और इसका अपने वर्षा जल है उसको इकट्ठा करके या फिर जल का बार बार उपयोग करके इसका अपने संरक्षण या प्रबंधन कर सकते हैं। उसके बाद बात करें जल प्रदूषण, तो जल प्रदूषण भी अपने को पता है क्या होता है और इसका निवारण भी अपने को ध्यान में है किस तरीके से कर सकते हैं। तो बात करें कि जल जो है, जल एक चक्रीय संसाधन है। सबसे पहले तो अपने को ये ध्यान रखना है कि जल एक चक्रीय संसाधन है। उसके बाद अगर बात करें, इसमें देखिए आप प्रश्न संख्या दूसरे पे थोड़ा सा ध्यान दें, जिसमें लिखा है कि जल अभाव निकट भविष्य में बड़ी चुनौती बनकर उभरने की संभावना क्यों व्यक्त की जा रही है। तो ये अपना इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको अच्छे से याद रखना है कि जल निरंतर बढ़ती मांग, अति उपयोग व प्रदूषण व घटती आपूर्ति के कारण जल अभाव निकट भविष्य में बड़ी चुनौती बनकर उभरने की संभावना है। उसके बाद बात करें तीसरे प्रश्न की
कि जल संसाधन क्या है, परिभाषा हो सकती है तो धरातल के ऊपर व भूगर्भ के आंतरिक भागों में पाए जाने वाले समस्त जल भंडारों को जल संसाधन कहते हैं। चौथा प्रश्न भी यूटीएफ के अंदर आ सकता है कि पृथ्वी के धरातल का कितने प्रतिशत भाग जल से आच्छादित है, तो 71% है। उसके बाद करें कि पृथ्वी के धरातल पर कुल जल का कितने प्रतिशत भाग अलवणीय जल है, तो ये मात्र जो अपना 3% है वो अलवणीय जल है। इसके बाद अगला प्रश्न, भारत विश्व के धरातलीय क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है, तो भारत अगर पूरे धरातल पूरे पृथ्वी की बात करें तो कितना प्रतिशत है, 2.45% भारत है पूरे पृथ्वी का। उसके बाद भारत में विश्व के जल संसाधन का कितना प्रतिशत जल संसाधन उपलब्ध है, तो भारत के अंदर पूरे विश्व का 4% जो जल संसाधन है वो उपलब्ध है। आठवां प्रश्न, विश्व जनसंख्या की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में पाई जाती है, तो पूरे विश्व के अंदर जो जनसंख्या पाई जाती है उसकी 16% भारत के अंदर जनसंख्या पाई जाती है। नौवां प्रश्न, देश में एक वर्ष में वर्षण से कुल कितना जल प्राप्त होता है, तो 4000 घन किलोमीटर। 10वां प्रश्न, भारत में धरातलीय और पुण्य पूर्ति योग्य भौमजल से कितना जल उपलब्ध है, तो 1869 घन किलोमीटर। 11वां प्रश्न, देश में कुल उपयोगी जल संसाधन कितना है, तो 1122 घन किलोमीटर है। प्रश्न संख्या 22, धरातलीय जल के स्रोत मुख्य कौन कौन से हैं, तो धरातल के ऊपर हैं जो नदियाँ, झीलें, तालाब, ये क्या हो जाएंगे, इसके प्रमुख धरातलीय स्रोत हो जाएंगे। उसके बाद है 14वां प्रश्न, देखें कि भारत में सभी नदी बेसिनों का औसत वार्षिक प्रवाह कितना है, तो 1869 घन किलोमीटर। अब अगर अपने बात करें कि नदी बेसिन क्या होता है, तो नदी का जल ग्रहण जो क्षेत्र है, नदी का जल ग्रहण क्षेत्र नदी बेसिन कहलाता है। 15वां प्रश्न, धरातलीय जल का कितना भाग उपयोग किया जा सकता है, तो 32% भाग है या फिर 690 घन किलोमीटर है। भारत में किन नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र बहुत बड़े हैं, तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों के जो जल ग्रहण क्षेत्र हैं, जो उसके बेसिन हैं, वो बड़े हैं। उसके बाद 17 नंबर प्रश्न कि भारत में किन नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र देश के कुल क्षेत्र के 1/3 भाग पर विस्तृत हैं, तो इसका भी हो जाएगा गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों के जल क्षेत्र हैं, जिसमें देश के कुल जल संसाधन का 60% जल मिलता है। 18वां, दक्षिणी भारतीय किन नदियों के वार्षिक जल प्रवाह का अधिकांश भाग को उपयोग में लिया जाता है, दक्षिण भारत के अंदर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियाँ। 19 नंबर प्रश्न, देश में कुल पुण्य पूर्ति योग्य भौमजल संसाधन कितना है, तो 432 घन किलोमीटर। इसके बाद आगे देखें प्रश्न, निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है, तो ये अपने को ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें हो जाएगा 4 नंबर चक्रीय संसाधन है। 2 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में किस राज्य में भौमजल उपयोग प्रतिशत में इसके कुल भौमजल संभाव्य से ज़्यादा है, तो तमिलनाडु के अंदर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित सेक्टरों में से किस में है, तो ये आ जाएगा अपना सिंचाई के अंदर समानुपात सेक्टरों में से किस में है, तो सिंचाई के अंदर आ जाएगा। आगे 4 नंबर है, रालेगन सिद्धिगाम देश में जल संभर विकास का एक उदाहरण है, यह किस राज्य में स्थित है, तो इसका हो जाएगा महाराष्ट्र के अंदर। 5 नंबर, किस राज्य में घरों में जल संग्रहण संरचना को बनाना आवश्यक कर दिया गया है, तो किस राज्य में घरों में जल संग्रहण करना यानी कि जल का संग्रहण करना है, तो तमिलनाडु के अंदर आवश्यक कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में जल संग्रहण कुंड या टांका में किया जाता है, यानी कि कुंड बनाकर या फिर टांका बनाकर
टांका एक टंकी होती है जो भूमिगत टंकी होती है, ढकी हुई होती है, तो उसको बोलते हैं टांका। और कुंड आप समझते ही हो, तो ये हो जाएगा राजस्थान के अंदर। उसके बाद देश में दो प्रदूषित नदियों के नाम है, तो गंगा और जमुना आ जाएगा। उसके बाद 8वां प्रश्न, लोगों को संदूषित जल के उपयोग के क्या संभव प्रभाव हो सकते हैं। तो संदूषित यानी कि प्रदूषित जो होते हैं, तो इसका हो जाएगा दूषित जल से डायरिया, हैजा, पीलिया आदि बीमारियां हो सकती हैं। दूसरा, पीने से समय से पहले मृत्यु हो सकती है। अगला प्रश्न है, धरातलीय जल के 3 मुख्य स्रोत, तो नदियाँ, झीलें, तालाब हो जाएगा। आगे 10वां प्रश्न है, भारत में लेगून तथा पश्च जल कहाँ पाए जाते हैं, इनके कोई 2 उपयोग। तो भारत में लेगून यानी कि भारत की जो समुद्र तटीय रेखाएं होती हैं, तो उसके अंदर ये आ जाएगा। समुद्र तटीय यानी कि समुद्र के साथ जो लगती हैं, तो उनके अंदर होते हैं ये लेगून। तो केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। उपयोग इसका मछली पालन में, चावल की कुछ किस्मों व नारियल की सिंचाई में। अगला प्रश्न है, जल संभर प्रबंधन से क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, धरातलीय और भौम जल संसाधनों के दक्ष प्रबंधन को जल संभर प्रबंधन कहते हैं। ध्यान रखना, जल संभर प्रबंधन धरातलीय, धरातल के ऊपर, और भौम जल संसाधनों के दक्ष प्रबंधन को, अच्छे तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से प्रबंधन को जल संभर प्रबंधन कहते हैं। इसके अंतर्गत बहते जल को रोकना और भौम जल संसाधन और पुनर्भरण शामिल है। 12वां प्रश्न है, जल संभर प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधनों और समाज के बीच संतुलन लाना है। यानी कि जल का जो प्रबंधन है उसका उद्देश्य अगर पूछे, तो जो प्राकृतिक संसाधन है जो जल के, और समाज के बीच संतुलन लाना है। जल संभर प्रबंधन और विकास के 3 कार्यक्रम लिखिए। तो पहला इसमें हो जाएगा हरियाली, जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित परियोजना है। दूसरा हो जाएगा नीरू मीरू यानी कि जल और आप, जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर है। नीरू मतलब जल और मीरू मतलब आप। उसके बाद तीसरा है अरवारी पानी संसद, अलवर राजस्थान के अंदर ये कार्यक्रम संचालित है। इसके बाद वर्षा जल संग्रहण के 3 लाभ बताएं। तो पानी की उपलब्धता को बढ़ाता है, यानी कि वर्षा जल का अगर संग्रहण करते हैं, भूमिगत जल स्तर को नीचा होने से रोकता है, और तीसरा मृदा अपरदन और बाढ़ को रोकता है। तो इसके 3 लाभ हो जाएंगे वर्षा जल के। अगला प्रश्न है, जल का पुण्य चक्रण और पुण्य उपयोग क्यों आवश्यक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनके द्वारा अलवणीय जल की उपलब्धता को सुधारा जा सकता है। कम गुणवत्ता के जल का उपयोग उद्योगों में किया जा सकता है। स्नान में, बर्तन धोने में प्रयुक्त जल का बागवानी के लिए उपयोग किया जा सकता है। यानी कि पुण्य उपयोग या पुण्य चक्रण की बात कर रहे हैं अपने। इससे अच्छी गुणवत्ता वाले जल का पीने के उद्देश्य के लिए संरक्षण होगा। तो इससे जो है, अगर अपने जल का उपयोग पुण्य उपयोग करते हैं, जैसे अपने बर्तन वगैरह धो लिए, और उसी जल को अपने अपने बागवान के अंदर जो सब्जी बाड़ी की अपने लगा रखी उसके अंदर अगर उसमें लगा देंगे, तो इससे जो पानी की बचत होगी, जो शुद्ध जल की पानी की बचत होगी, अच्छी गुणवत्ता वाले जल की बचत होगी, उसको अपने पीने के लिए संरक्षण उसका कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की 3 मुख्य विशेषताएं। तो पीने का पानी सभी मानव और प्राणियों को उपलब्ध कराना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। 2002 की जो भारतीय राष्ट्रीय जल नीति है उसकी विशेषता। तो दूसरा है, धरातलीय और भौम जल दोनों की गुणवत्ता की नियमित जांच होनी चाहिए। तीसरी विशेषता है, जल संरक्षण के लिए जागरूकता विकसित करनी चाहिए। आगे प्रश्न है 17, राष्ट्रीय जल नीति 2002 में जल आवंटन की 3 प्राथमिकताएं लिखिए। तो इसकी पहली प्राथमिकता हो जाएगी पेयजल, यानी कि जल का जो आवंटन किया गया है पेयजल हो जाएगा। दूसरा सिंचाई, और तीसरा जल शक्ति। 18वां है, जल क्रांति अभियान भारत सरकार द्वारा कब आरंभ किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य लिखिए। तो 2015-16 में आरंभ किया गया है।
मुख्य उद्देश्य देश में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। अगला प्रश्न है, नदियों में प्रदूषकों का संकेंद्रण गर्मी मौसम में अधिक होता है, क्यों? क्योंकि उस समय जल का प्रवाह कम होता है। अगला प्रश्न है, देश में कुल उपयोग किए गए जल में कृषि क्षेत्र का हिस्सा कम होने की संभावना क्यों है? देश में कुल उपयोग किए गए जल में कृषि क्षेत्र का हिस्सा कम होने की संभावना, क्योंकि भविष्य में देश में हो रहे विकास के कारण उद्योगों में एवं बढ़ती जनसंख्या के कारण घरेलू सेक्टरों में जल उपयोग बढ़ने की संभावना है, जिस कारण कुल जल उपयोग में कृषि क्षेत्र का हिस्सा कम होने की संभावना है। उद्योगों का विकास हो रहा है, उद्योग बढ़ रहे हैं, जनसंख्या के अंदर भी बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ने से घरेलू सेक्टरों के अंदर जल की जो मांग है वो बढ़ने लग जाती है, तो जिस कारण कुल जल उपयोग में कृषि क्षेत्र का हिस्सा कम होने की संभावना है। अगला प्रश्न है, भारत में जल संरक्षण हेतु क्या उपाय किए जा सकते हैं? तो भारत में जल संरक्षण हेतु जल बचत तकनीक एवं विधियों के विकास के साथ साथ जल प्रदूषण से बचाव के भी प्रयास किए जाने चाहिए। इस हेतु जल संभर विकास, वर्षा जल संग्रहण, जल के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग और लंबे समय तक जल की आपूर्ति के लिए जल के संयुक्त उपयोग को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, भारत में जल संसाधनों की कमी के लिए उत्तरदायी 3 कारण हैं। तो भारत में जल संसाधनों की कमी के लिए तो पहला हो जाएगा बढ़ती जनसंख्या, दूसरा बढ़ता जल प्रदूषण, तीसरा प्रति व्यक्ति जल उपयोग में वृद्धि। तो ये 3 इसके कारण हैं, बढ़ती जनसंख्या, बढ़ता जल प्रदूषण, प्रति व्यक्ति जल उपभोग में वृद्धि। अगला प्रश्न, भारत में कुछ राज्यों में भौम जल संसाधन के अत्यधिक उपयोग के 3 दुष्परिणाम लिखिए। तो इसके अत्यधिक उपयोग के 3 जो प्रमुख कारण हैं तो वो हो जाएगा पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिंचाई हेतु भौम जल संसाधन के अधिक उपयोग से भौम जल स्तर नीचा हो गया है। यानी कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो सिंचाई के लिए नीचे का जो पानी है उसका अधिक उपयोग से भौम जल स्तर नीचा हो गया है। दूसरा, राजस्थान और महाराष्ट्र में अधिक जल निकालने के कारण भूमिगत जल में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ गई है। तीसरा, पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ भागों में संख्या आर्सेनिक की मात्रा बढ़ गई है। अगला प्रश्न है, भारत में जल संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो इसका संरक्षण क्यों आवश्यक है, इसके लिए 3 कारण है। पहला, अलवणीय जल की घटती उपलब्धता हो जाएगा, दूसरा जल की बढ़ती मांग और तीसरा प्रदूषण से जल की गुणवत्ता में कमी। तो इन तीनों कारणों के कारण ही जल संसाधन का संरक्षण बहुत आवश्यक है। उसके बाद जल गुणवत्ता से क्या तात्पर्य है? जल के गुणों में ह्रास के कारण समझाइए। तो इसका उत्तर हो जाए, जल गुणवत्ता से तात्पर्य जल की शुद्धता अथवा अनावश्यक बाहरी पदार्थों से रहित जल से है। तो पहले तो जल की गुणवत्ता क्या है? तो जल की गुणवत्ता मतलब जल की शुद्धता, कि जल कितना शुद्ध है अथवा उसमें अनावश्यक बाहरी पदार्थ से रहित जल से है। तो इसके जल के गुणों के अंदर कमी क्यों हो रही है, इसका अपने कारण देखें। तो जल में बाहरी पदार्थों जैसे सूक्ष्म जीव, औद्योगिक अपशिष्ट आदि के मिलने से जल प्रदूषित होता है। इससे जल के गुणों में कमी आती है जो मानव उपयोग के योग्य नहीं रह पाता है। जल के गुणों में हुई कमी से जलीय तंत्र भी प्रभावित होता है। कभी कभी प्रदूषक नीचे तक पहुंच जाते हैं और भौम जल प्रदूषित करते हैं। तो ये अपने को ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जल गुणवत्ता यानी कि जल से तात्पर्य जल की शुद्धता और अनावश्यक बाहरी पदार्थों से रहित जल से है। और इसके कारण पूछें कि कमी के कारण क्या है, तो सूक्ष्म जीव, औद्योगिक अपशिष्ट आदि के मिलने से जल प्रदूषित होता है। इससे जल के गुणों में कमी आती है जो मानव उपयोग के योग्य नहीं रह पाता। जल के गुणों में हुई कमी के
जलीय तंत्र भी प्रभावित होता है। कभी कभी प्रदूषक नीचे तक पहुंच जाते हैं और भौमजल को प्रदूषित करते हैं। इसके बाद बात करें अपने भारत में सिंचाई के लिए जल की मांग बढ़ने के 3 कारण। तो 3 कारण है जो सिंचाई के लिए जल की मांग बढ़ने के 3 कारण है। पहला, वर्षा का असमान वितरण होना, वर्षा कहीं ज़्यादा कहीं कम होती है। दूसरा, वर्षा की अनिश्चितता, कब हुई कब नहीं हुई कोई निश्चित टाइम नहीं है। और तीसरा हो जाएगा देश में बढ़ती जनसंख्या के कारण खाद्यान्नों व कच्चे माल की मांग में वृद्धि हो रही है। इसके लिए बहुफसली कृषि जरूरी है जिसके कारण सिंचाई की मांग बढ़ रही है। उसके बाद अगर अपने मैप की बात करें, नक्शे की बात करें, तो उसके अंदर हो सकता है कि नदी बेसिन को दर्शाने के लिए बोले कावेरी बेसिन है, नर्मदा बेसिन कहाँ पे है भारत के नक्शे में, महानदी बेसिन है, गंगा बेसिन, गोदावरी बेसिन, माही बेसिन। तो अब बेसिन का मतलब होता है नदी, बेसिन का मतलब होता है नदी का जल ग्रहण क्षेत्र, यानी कि जो नदी निकलती है उसको जो जल है वो कहाँ कहाँ से ग्रहण होता है, तो वो उसका हो जाएगा बेसिन। तो आज की क्लास में अपने इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। शुभ दिन।